अ, मैं डॉक्टर राम प्रसाद पाल, एकेडमिक काउंसलर, इग्नू स्टडी सेंटर, लखनऊ विश्वविद्यालय। आज हम बात करेंगे, जो हमें टॉपिक दिया गया है, यह है बीपीएससी 133 133 बीपीएससी 133। हम बात करेंगे भारतीय प्रशासन का विकास। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है भारतीय प्रशासन का विकास। इस भारतीय प्रशासन के विकास में इसको हम इकाइयों में बांटेंगे। तो इसकी पहली इकाई प्राचीन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। प्राचीन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, और दूसरी इकाई है मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। जो तीसरी इसकी इकाई है, यूनिट, वो है ब्रिटिश पीरियड में या अंग्रेज काल में, अंग्रेज काल में प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद इसमें जो चौथी इकाई है, वो चौथी इकाई के रूप में ये 1947 के बाद भारतीय प्रशासन में निरंतरता एवं परिवर्तन, ये आपका जो है चौथी इकाई है। अब हम जब प्राचीन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन प्रणाली। सबसे पहले हम मौर्य प्रशासन प्रणाली की बात करेंगे। मौर्य प्रशासन प्रणाली में हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और न्यायिक प्रशासन तथा सैन्य प्रशासन की। जैसा कि हम जानते हैं, अब हम पहली इकाई की जो ये सब टॉपिक्स हैं, ये मौर्यकालीन प्रणाली में, मौर्य प्रशासन प्रणाली में जो केंद्रीय प्रशासन है, तो केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें, तो केंद्रीय प्रशासन ये भारतीय प्रशासन के विकास का हम जानते हैं कि जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। भारतीय प्रशासन के विकास का इतिहास लगभग 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जिसमें राजा के अंदर सभी शक्तियां निहित हुआ करती थीं। यूं कहें कि राजा
सभी शक्तियों से युक्त था और राज्य के सभी कार्य राजा के नाम से ही होते थे। जैसे आज की हम बात करें तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति, जिसके नाम से सभी कार्य होते हैं, वैसे इस व्यवस्था में राज्य के सभी कार्य राजा के नाम से ही हुआ करते थे। उसकी सहायता के लिए एक मंत्रियों की परिषद होती थी, जिसको हम कहते थे मंत्री परिषद। ये मंत्री परिषद राजा की सहायता के लिए होती थी और साथ ही साथ जो अन्य पदाधिकारी होते थे या और भी जो कार्यकर्ता होते थे, वो भी राजा की सहायता के लिए ही होते थे। अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि राज्य की समस्त शक्तियां राजा में ही निहित थी। इसके बाद के काल को हम जो है वैदिक काल के नाम से जानते हैं, वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक वैदिक आर्यों को जनजातियों में संगठित किया जाता है। एक जनजाति के प्रमुख को हम राजन, एक जनजाति का जो प्रमुख होता था उसको राजन कहा जाता था और राजन का मुख्य कार्य जनजातियों की सुरक्षा करना होता था। अब अगर हम बात करें कि प्राचीन भारतीय प्रशासन का किस तरह जो है धीरे धीरे सनई सनई जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो इसमें वैदिक युग जो कि 1500 से 500 ईसा पूर्व का है, वो अपना नाम जो है वेदों से मिलता है। राजा की सहायता के लिए जो है पुरोहित, जिनको गुरुकुल कहा जाता था, कुल गुरु, पुरोहित को कुल गुरु कहते थे, सेना प्रमुख होता था, दूत एवं जासूसों सहित कई अन्य पदाधिकारी हुआ करते थे, जो जिसके द्वारा राजा की जो है सहायता होती थी। राजा को सहायता इन्हीं के द्वारा जो है होती थी। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था ग्रामीण कृषि पर आधारित थी। यूं कहें कि ग्रामीण आधारित एवं कृषि जीवन पद्धति पर के ग्रामीण आधारित और कृषि जीवन पद्धति के संयोजन से ये व्यवस्था बनी हुई थी। आर्थिक आदान प्रदान प्रमुखों को, जो प्रमुख हुआ करते थे, उनको उपहार के रूप में देकर किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें मवेशियों को
मुद्रा की एक इकाई के रूप में उपयोग में लाया जाता था। मवेशियों को जो है, जानवरों को ये कह लीजिए, मुद्रा की एक इकाई के रूप में उपयोग में लाया जाता था। इस समय कृषि के लिए, खेती-बाड़ी के लिए लोहे के औजारों का उपयोग होता था। कृषि के लिए लोहे के औजारों का उपयोग जो है होता था, यहीं से प्रारंभ होता है। ज़्यादातर जो बर्तन होते थे, वो तांबे के, कांसा और सोने के अतिरिक्त ये ऐसा वैदिक ग्रंथों में मिलता है कि ये जो है टिन, सीसा एवं चांदी का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय लोहे के औजारों का उपयोग होता था, उपयोग प्रारंभ हुआ था। बर्तन में तांबे, कांसा, सोना, टिन, सीसा, चांदी आदि का उल्लेख होता था। अब हम अगर अनाज की बात करें तो गेहूं, चावल और जौ की खेती ज़्यादा की जाती थी। इस समय, इस पीरियड में हम ये देख रहे हैं कि अनाज में जो है, जो इस समय अनाज हमारी कृषि में पैदा होता है, वो गेहूं बहुत कम मात्रा में, गेहूं नहीं था, बहुत कम मात्रा में था। और ज़्यादातर जो मोटा अनाज था, मोटा अनाज ही प्रयोग में लाया जाता था। नए-नए शिल्पों का जो है आविष्कार होता है। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो व्यवसाय में जो परंपरागत व्यवसाय हैं, जैसे कि बढ़ईगिरी, चमड़े का काम, ज्योतिषी, आभूषणों का निर्माण और मदिरा मदिरा बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ये शराब बहुत प्राचीन काल से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत प्राचीन काल से जो है उपयोग में लाई जा रही है। इसके बाद फिर मौर्य वंश सत्ता में आता है और जब हम मौर्य वंश का जो संस्थापक है, हम सभी जानते हैं कि कौटिल्य के एक लेख अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में राज्य, कला, आर्थिक नीति एवं सैन्य राजनीति के लिए एक लेख बन चुका था। मतलब ये ग्रंथ इतना प्राचीन ग्रंथ है, अर्थशास्त्र, जिनको जो है, जिसके जो लेखक हैं वो हैं कौटिल्य।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, चाहे वो समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे संस्कृति हो, इसमें अर्थशास्त्र में इन सब का जो है लेख उल्लेख मिलता है। कौटिल्य तक्षशिला विद्यालय में एक विद्वान थे। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय हैं, प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, उसमें तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालयों का नाम आता है। तो कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक प्रकांड विद्वान थे। इसकी बहुत गहराई में न जाते हुए हम सभी कौटिल्य का नाम जानते हैं कि कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक एवं संरक्षक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक भी थे और संरक्षक भी थे। हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सम्राट बनाया। जो मौर्य काल भारतीय प्रशासन में प्रमुख विकास का युग माना जाता है। भारतीय प्रशासन में मौर्य काल को प्रमुख विकास का युग माना जाता है। इस काल में विकेंद्रीकरण व्यवस्था प्रचलित थी। हम सभी जानते हैं विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि हमारे यहाँ अब जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकरण के द्वारा सत्ता का स्थानांतरण करते हुए जो है जिला लेवल पे, क्षेत्र लेवल पे और ग्राम लेवल पे विकास संभव हो पाया है। तो इस काल में विकेंद्रीकरण बहुत ही प्रचलित था, क्योंकि जमीनी स्तर पर प्रशासन के आधार के रूप में, जमीनी स्तर पर प्रशासन के आधार के रूप में ग्राम इकाइयों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कुशल प्रशासन हेतु हमारा प्रशासन अकाउंटेबल, रिस्पांसिबल रहे, इसके लिए जो प्रांतों को जो है जिलों, जनपदों और जनपदों को ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय केंद्रों में विभाजित किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय जो हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, ये 1992-93 ये पंचायती राज व्यवस्था, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि पंचायतों के लिए है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए, और
74वां संविधान संशोधन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि शहरी प्रशासन के लिए है, ये व्यवस्था इतने लंबे समय के बाद हमारे देश में की गई। यही विकेंद्रीकरण की व्यवस्था मौर्य काल में भी शासन को कुशल रूप से चलाने के लिए उस समय जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक लेवल में जिसको क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र में, और ग्रामीण ग्रामीण व्यवस्था में इनके विकास केंद्रों में जो है थी। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में ये देखने को मिलता है कि पहली बार भारत ने राजनीतिक एकता और प्रशासनिक एकरूपता को देखने को मिलता है। मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसमें पूर्व में तोसली, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में सुवर्णागिरी और उत्तर में जो है तक्षशिला थे। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी जो प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्यों ने प्रशासन को एक संगठित और विस्तृत प्रणाली विकसित की। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्रीय प्रशासन राजा के अधीन होता था। अगर हम ये कहें कि जिस प्रकार आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, विश्वविद्यालय का कुलपति, जो कि विश्वविद्यालय का प्रमुख होता है, तो देश का जो राजा होता था, वो राजा के सारा प्रशासन, जो केंद्रीय प्रशासन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो राजा के अधीन हुआ करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्यायिक प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन थी। प्रांतीय, स्थानीय, राजस्व, न्यायिक और सैन्य प्रशासन हुआ करते थे। अगर हम प्रमुख रूप से मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन पर चर्चा करें, तो राजा ही और
राजा ही मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च और संप्रभु अधिकारी होता था। राजा ही मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च और संप्रभु अधिकारी होता था। इसमें ही सर्वोच्च कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां राजा में ही निहित थी। राजा की सहायता एक मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती थी। जैसा कि आज के समय में प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें कई प्रकार के मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय मंत्री। इस प्रकार राजा की सहायता एक मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती थी। इसके अतिरिक्त केवल यही नहीं, नौकरशाही प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो कि एक संगठित और उसी हेरारिकल ढांचे के रूप में पदानुक्रम में ये अधिकारी होते थे। जैसा कि इनका पदसोपान का ढांचा होता है, उसी ढांचे के रूप में ये नौकरशाही बहुत ही सुसंगठित थी। न्यायिक और राजस्व कार्यालयों को ये लोग संभालते थे। जुडिशरी की व्यवस्था और राजस्व, जो टैक्सेज वगैरह हैं, इनकी व्यवस्था जो है यही नौकरशाही संभालती थी। जैसा कि आज की व्यवस्था है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो न्यायिक अधिकारी हैं, यही देश को संभालते हैं, देश को चलाते हैं। तो उस समय भी ये अधिकारी न्यायिक और समस्त कार्यालयों को संभालते थे। ये जो प्रांतीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन, इसको कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतीय प्रशासन को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनको जो है जनपद कहा जाता था। अशोक के पास 5 प्रांत थे। उनकी जो राजधानियां थीं, वो तक्षशिला, अशोक के पास 5 प्रांत थे, उनकी राजधानी थी तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, सुवर्णागिरी और पाटलिपुत्र। ये जो है 5 राजधानियां थी। प्रत्येक प्रांत को जिलों में विभाजित किया गया था।
और जिलों को ग्राम इकाइयों में विभाजित किया गया था। प्रांत को जिलों में, जनपद में और जनपद को जो है ग्राम इकाइयों में विभाजित किया गया था। इसके अतिरिक्त जागीरदार राज्य भी थे, उनके पास अत्यधिक स्वायत्तता, एटोनमी भी थी। प्रांतीय प्रशासन भी केंद्रीय प्रशासन के ही तरह भांति कार्य करता था। उसके बाद आता है आपका स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो राजूकस जिला प्रशासन का प्रभारी हुआ करता था। जो राजूकस होता था वो जिला प्रशासन का प्रभारी होता था, जिसकी स्थिति और कार्य आज के जैसे हमारे जिला कलेक्टर हैं, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी के समान ही हुआ करता था। शहरों में नगर पालिकाएं थीं, 6 समितियां बनी हुई थी, जिनमें प्रत्येक में 5 बोर्ड सदस्य होते थे। 5 बोर्ड सदस्य होते थे। यह समितियां शहरों के प्रशासन का जो है संचालन किया करती थी। शहरों के प्रशासन का संचालन किया करती थी। अगर हम इन समितियों की बात करें तो जैसे नंबर 1 औद्योगिक कला समिति, औद्योगिक कला समिति। विदेश समिति, नंबर 2 विदेश समिति। नंबर 3 जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए एक समिति थी। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण हेतु समिति। चौथी जो समिति थी वो व्यापार और वाणिज्य समिति थी। व्यापार और वाणिज्य समिति। निर्माताओं के पर्यवेक्षण समिति बनाई गई थी, नंबर 5। और उत्पाद एवं कस्टम शुल्क के संग्रहण हेतु समिति थी। उत्पाद एवं कस्टम शुल्क के संग्रहण हेतु समिति। ग्राम प्रशासन ग्रामणी के हाथ में होता था। अगर हम यूं कहें कि जो ग्राम प्रशासन था वो ग्रामीण के कंट्रोल में था। राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन कौटिल्य ने राजकोष पर अधिक बल दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रशासन बिना कोष के नहीं चलता, इसके लिए राजकोष का होना अनिवार्य है। तो कौटिल्य ने जो है राजकोष पर
इसीलिए अधिक बल दिया है, क्योंकि राज्य कोष पर ही सारा प्रशासन निर्भर करता है। राज्य कोष पर ही सारा प्रशासन निर्भर करता है। अब हम बात करें अगर न्यायिक प्रशासन की, तो न्यायिक प्रशासन का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। राजा ही न्यायिक प्रशासन का प्रमुख होता था और राजा के ही राजा को ही अपील की जा सकती थी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो राजा ही सर्वोच्च अदालत माना जाता था। सर्वोच्च अदालत राजा ही माना जाता था और वह लोगों की अपील को व्यक्तिगत रूप से सुनता था। जैसा कि जनता की अपील को आज हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सुनते हैं, व्यक्तिगत रूप से सुनते हैं, उस समय राजा ही जनता की अपील को, जनता की फरियाद को सुनता था और वो उसका समाधान करता था। सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो सैन्य प्रशासन राजा सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। सेना का सर्वोच्च जो पद होता था वो राजा का होता था। गुप्त काल में अगर हम प्रशासनिक प्रणाली की बात करें तो यह मौर्य साम्राज्य के तरह ही था। यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन की सरकार में राजशाही थी और राजा को ही जो है हम राजा को परमेश्वर कहते थे। महाराज धीराज महाराधिराज कहा जाता था। राजा को महाराधिराज कहा जाता था। वह सर्वोच्च अधिकारी था। उन्हें राजनीतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक शक्तियां उसको प्राप्त थी। न्यायिक शक्तियां उसको प्राप्त थी। राजा सभी मामलों में जो है निर्णय लेता था। राजा का आदेश सर्वोपरि आदेश था। अब उसके बाद ये गुप्त काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था इसका भी लगभग वैसे ही रूप है। यहाँ भी केंद्रीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्यायिक प्रशासन और सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन गुप्त काल में सरकार का रूप राजशाही था, परंतु एक उदार राजशाही के रूप में, एक उदार राजशाही के रूप में इसका स्वागत किया जाता था।
राजा को परमेश्वर माना जाता था और उसे परम भद्रा का उपाधि, परम भद्रा आदि उपाधियों से जो है अलंकृत किया जाता था। वह सर्वोच्च अधिकारी था और उसके पास साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापक शक्तियां होती थी। उन्हें राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य, न्यायिक आदि शक्तियां प्राप्त थीं। इस समय में राजा को दिव्य शक्ति के रूप में देखा जा सकता था। राजा को ही देवता समझा जाता था, जिसे उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई। मंत्रिपरिषद और कई अन्य पदाधिकारी वो राजा के दिन प्रतिदिन के जो काम होते हैं उनके कर्तव्यों में, राजा के कर्तव्यों में हाथ बटाते थे, सहायता करते थे, परामर्श देते थे। तो मंत्रिमंडल राजा की सहायता के लिए होता था। गुप्त राजाओं ने सभी राज्यपालों और सैन्य और नागरिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ये सभी राजा के प्रति जो है उत्तरदायी हुआ करते थे। राजा ही सारे सम्मान और राजा ही सभी सम्मान और उपाधियां को दिया करते थे। राजा साम्राज्य में सार्वभौमिक संरक्षक थे। उन्होंने बांधों का निर्माण कराया, तालाबों का निर्माण कराया, तालाब बनवाए, करों की वसूली और जरूरतमंद को आश्रय देने का काम करता था। राजा कभी भी स्वार्थी और देशद्रोही नहीं बन सकता था। राजा का काम था लोगों की सहायता करना, लोगों को संरक्षण देना, उनकी सेवा करना, राज्य धर्म के अनुसार ही उन्हें शासन करना होता था। जो एक राज्य का धर्म बनता है, उस धर्म के अनुसार ही राजा को जो है लोगों की सेवा करनी होती थी। उनकी सलाह और सहायता के लिए मंत्री और उच्च पदाधिकारी होते थे। और राजा उनके साथ शक्तियों को साझा करते थे। ये राजा के पास शक्ति थी कि वे केंद्रीकरण पावर का जो है डेलीगेशन करे। ये शक्ति केवल राजा में ही निहित थी।
सम्राट को मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्राप्त होती थी। सम्राट को मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्राप्त होती थी। राजा के प्रधानमंत्री जिन्हें मंत्री मुखिया कहा जाता था, ये परिषद के जो है प्रमुख हुआ करते थे, परिषद के प्रमुख होते थे। अन्य मामलों में जैसा कि सैन्य मामला, कानून व्यवस्था के मामले और ऐसे अन्य मामले को अलग अलग अधिकारियों द्वारा संभाला जाता था। सबका काम बटा हुआ था। न्यायिक व्यवस्था के लिए न्यायिक अधिकारी, सैन्य व्यवस्था के लिए सैनिक, प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। ये अलग अलग अधिकारी अपना अपना काम अलग अलग संभालते थे, जिन्हें महासंधि, विग्रह का, अमात्य और महादंडनायक कहा जाता था। राजा और उनके मंत्रियों की संयुक्त बैठक हुआ करती थी। सभी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय लिया जाता था। राजा अपने मंत्रियों द्वारा दी गई राय को सलाह का सम्मान करते थे। एक उदार सम्राट होने के नाते राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर समय तत्पर रहता था। लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन से स्वयं को जागरूक रखने के लिए राजा देश का भ्रमण किया करती थी। कितनी सुंदर व्यवस्था थी। राजा स्वयं देश का भ्रमण करता था। इसके लिए कभी कभी वो अपना वेश भी बदलता था। अपना वेश बदल करके लोगों के बीच में जाकर के लोगों की राय लिया करते थे। इसका जिक्र हम रामचरितमानस में भी पाते हैं। द्वापर में जब राजा राम हुए तो राजा राम के युग को जो है स्वर्णिम युग माना जाता है और वो स्वयं अपना वेश बदल करके लोगों की राय जानने के लिए, राज्य के लिए, राजा के लिए राज्य में क्या चल रहा है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, ये सब जानने के लिए वो स्वयं प्रजा के बीच में जाया करती थी। राजा स्वयं जाता था। अब प्रांतीय प्रशासन में ये गुप्त काल में जो प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन प्रणाली आयोजित थी। साम्राज्य मुक्त नामक विभागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक
मुक्ति को एक उपारिका के रूप में रखा जाता था। मुक्तियों को जिला और विषया में विभाजित किया गया था। एक विशाल विषायपति के अंतर्गत में होता था। विषायपति आमतौर पर शाही परिवार का एक सदस्य होता था। उन्हें कार्य में जो कार्य परिषद है, कार्य परिषद के प्रतिनिधियों के द्वारा उसकी सहायता होती थी। अगर हम गुप्त काल के स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं तो शहर का एक परिषद द्वारा जो है शासित था और इसके प्रमुख को हम नगर रक्षक के रूप में जानते थे। पुरपाल, उपारिका एवं अन्य अधिकारी और नगर रक्षक उसके अधीन हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी भी था जिसे हम अवस्थिका के रूप में जानते हैं, जो धर्मशालाओं के अधीक्षक के रूप में कार्य किया करता था। धर्मशालाओं के अधीक्षक के रूप में, एक सुपरिंटेंडेंट के रूप में जो है ये काम करता था। ये जो निकाय थे, इन निकायों पर जो है अत्यधिक ध्यान दिया जाता था। इसके अतिरिक्त जो कारीगर हैं, कारीगर, व्यापारी, बैंकर्स, ये अपना इनका एक समूह हुआ करता था जिसको हम आज एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, संघ के रूप में जानते हैं। इनका भी एसोसिएशन हुआ करता था और वो मामलों का स्वयं ही सारा प्रबंधन किया करते थे। संघ के व्यापारी शहरों में व्यापार को ही देखते थे। व्यापारियों का संघ था। व्यापारियों का जो संघ था उसमें भी पदाधिकारी होते थे और वो व्यापार से संबंधित सभी सलाह और सहायता किया करते थे। जो विलेज है, गांव, गांव जो है प्रशासन की सबसे एक छोटी इकाई हुआ करती थी। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्रामिका गांव का जो है सबसे प्रमुख मुखिया होता था। गांव के प्रमुख मुखिया को हम ग्रामिका के नाम से जानते थे। अन्य अधिकारी जैसे दूत, दुर्ग प्रमुख और गायत्री भी होते थे। ग्राम सभा के द्वारा ग्रामिका की सहायता की जाती थी। एक ग्राम सभा होती थी, ग्राम सभा में सदस्य हुआ करते थे और वो सदस्य जो है ये ग्रामिका की सहायता करते थे। ग्रामिका उस गांव का प्रमुख माना जाता था। गुप्त काल में ग्रामीण निकाय जैसा कि पंचायतें ग्रामीणों के कल्याण के लिए होती थी। पंचायत ग्रामीणों के कल्याण के लिए होती थी। इन ग्रामीण निकाय में गांवों के मुखिया और बुजुर्ग, जो बुजुर्ग लोग होते थे वो सम्मिलित होते थे, जिनको हम आज सीनियर सिटीजन के रूप में देखते हैं। वो उस समय भी जो
जो मुखिया था या जो बुजुर्ग हुआ करते थे, उनको गांव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और यह माना जा सकता है कि गुप्त काल में प्रशासन के सभी स्तरों पर स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा मिला। स्थानीय प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज भी करीब 70% जनता गांव में रहती है और ग्रामीण प्रशासन को देखने के लिए स्थानीय प्रशासन, जो कि लोकल गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है आज, लोकल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट, विकास, स्थानीय प्रशासन का विकास और इसी स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था की गई, पंचायती राज व्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ। विशेषकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद, जो कि एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे गांव में प्रशासन का विकेंद्रीकरण हुआ, गांव में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हुआ और शहरों में, चाहे वो नगर निगम हों, चाहे नगर पालिकाएं हों, उनकी स्थितियों में सुधार हुआ। इस प्रकार की जो व्यवस्था हमारे प्राचीन काल में भी जो प्रशासनिक प्रणाली थी, उसमें भी थी। और अगर हम कहें कि चाहे जो भी विकास हो गया हो, लेकिन हमारा जो प्राचीन काल का समय था, वो इसीलिए स्वर्ण युग के नाम से जाना भी जाता है। वो चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, प्रजा के रक्षा के लिए राजा होता था और राजा अपने राज्य में भ्रमण के द्वारा लोगों के की समस्याओं के बारे में सुनता था, उनको देखता था, उनका निदान करता था और कालांतर में धीरे धीरे ये मध्यकालीन व्यवस्था हुई। मध्यकालीन व्यवस्था में भी हम अगर बात करें तो ये मुगल साम्राज्य, जिसकी स्थापना मानी जाती है 1526 ईस्वी में, ये आधुनिक मध्यकालीन युग में अंत और प्रारंभिक आधुनिक युग में संदर्भ में हम इसको देखेंगे, इसकी विवेचना करेंगे। और इस मध्यकालीन भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था, मुगल प्रशासन में राजा की क्या भूमिका थी, राज्य प्रशासन का क्या रोल था, प्रांत, जनपद, जिला, ग्राम, इनमें क्या व्यवस्था थी, इसकी चर्चा हम
दूसरे में करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।